गौतम लहरी साहब, आपके पास आ रहा हूं। मुझे बड़ा ये अजीब लगा, आप सबको लगा होगा, कि संघ के ही राम माधव नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हुआ करते थे, तो फिर चले गए उधर, उनको भेजा गया। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने घपला किया था, उस पर भी बहुत सारा विवाद हुआ था। उसके बाद वो फिर जम्मू कश्मीर में गए तो सत्यपाल मलिक ने एक और खुलासा किया। तो ये सब बातें तो इनको पता बिल्कुल है। वो ऐसा तो नहीं है कि अखबार नहीं पढ़ते, टेलीविजन नहीं देखते होंगे, या तो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उनको पता नहीं होगा, है ना। तो अब जब ये कह रहे हैं, और बहुत सारी बातें उसमें कवर होती है, वो कह रहे हैं कि विरोध पक्ष नहीं प्रतिपक्ष मानना चाहिए, है ना। आपको उनको दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए, मतलब वो और पार्टी को देख रहे हैं, भाषा पे संयम की बात कर रहे हैं। ये अचानक से जो है किसी ने इनको कान में आके खबर दी है कि भाई अभी आप जानिए कि 10 साल में ऐसा हो चुका है, और चुनाव में भी ये सब गड़बड़ हुई है। ये अभी किसी ने अभी जाके बताया क्या इनको? नहीं, इनको तो बात सही है कि हकीकत शायद पहले सोच रहा था दूसरा कुछ, अभी हकीकत पता चल गया। मैं कहता हूं 2024 का जो चुनाव का वर्डिक्ट है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आरएसएस का आइडियोलॉजी का खिलाफ भी जनता का राय है। जहां एक मणिपुर से अयोध्या, चित्रकूट, राम सेतु टू नासिक, सब जगह पे इनका जो हार हुई है, ये आरएसएस का आइडियोलॉजी का हार है। मैं बीजेपी तो उसका मुखौटा है, एक्चुअली है तो पीछे आरएसएस। ये जो अभी जो उन्होंने बयान दिया, ये शायद अपना पीठ बचाने के लिए, आरएसएस को बचाने के लिए, एक सहानुभूति अदा करने के लिए ये बयान दिया गया। मैं इसमें कतई उत्साहित नहीं हूं। जी कह रहे थे कि वो आप जहां बैठते हैं वहां नेट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है, प्रदीप जी को भी इसमें अनुभव है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का बहुत नजदीक बैठता हूँ। उनका आसपास ही घर है, सारी जगह पे जमाल लगा हुआ है, उसको पता है हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं। ये बीच बीच में डिस्टरबेंस होगा, जैसे डिस्टरबेंस 10.5 साल में किया है, इसके बावजूद जनता ने राय दिया, इसके बाद भी हम बोलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूँ बेसिक बात, इनका जो बहुसंख्यक बात जो राजनीति, इसका पराजय भी मैं मानता हूँ। इसके कारण अभी ये जनता के सामने, जिस देश में प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम अगर कब हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम ये प्रधानमंत्री पद का लायक नहीं होंगे, और दूसरा दिन ही जाके बोलते हैं मुसलमान घुसपैठिया। तो इनका बयान एक दिन का हिसाब से एक तरह का एक होता है। मैं इसमें कतई उत्साहित नहीं हूं। कुछ लोग इसके इंटरप्रेट कर सकता है क्या मोदी जी का कुर्सी खुद से खतरा में है कि नहीं है, वो बीजेपी का अंदरूनी बात, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, वो तो देखने लायक चीज है। क्योंकि प्रधानमंत्री को खुद बनारस में पहले 3 घंटा में 5,000 वोटों से पीछे चलना पड़ा। सबसे देश में प्रधानमंत्री है जो सबसे कम वोटों से जीता है आज तक, और जो इतना मार्जिन कम हुआ, अभी तो मार्जिन लेके भी बात चल रहा है, बहुत सारे बात आ रहा है, उनका जो वोट दिया है उन्होंने खुद बयान दे रहा है कि हमने कैसे मैनेज। सर उस पे मुझे मैं आपको बीच में थोड़ा, क्योंकि आपने बात निकाली, हम तो डे वन से कह रहे हैं, चुनाव के परिणाम से कह रहे हैं कि इसमें घपला है, और उसी दिन हमने बोल दिया था कि अराउंड 143 सीट्स में धांधली हुई है, और लगातार हम कर रहे हैं, और बाकी सब लोग भी इसमें जाग उठे हैं, खड़े हुए हैं। अच्छी मेरा बात जो दूसरा बात जो कहना है ये है कि मेरे ये जो आप 4 PM चैनल से जो बात सच आप कहते थे, ये सच मोहन भागवत जी के चुनाव का नतीजा आने के बाद लग रहा है कि वो सही है। तो एक तरह से एंडोर्समेंट है कि चैनल 4 ने जो बात कहा, मोहन भागवत का अभी अनुभव हुआ, अभी उनका जागरूकता आई है, अभी वो नींद से उठे हैं, तो पूर्णिमा के बाद लगा। उन्होंने बोल रहा है कि जो घृणा का भाषण हुआ, इसमें चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं? किसने घृणा का भाषण दिया? नाम क्यों ले रहा है? जिसने भाषण दिया था उसका नाम तो हम सब जानते हैं, कौन भाषण दिया था लगातार कि कांग्रेस ने वो जीतने के बाद भैंसा चुरा लेंगे, सारे प्रॉपर्टी मुस्लिम को दे देंगे। ये किसने कहा था? मोहन भागवत का नाम लेने में कि शर्म आता है, कि शर्म आ रही है कि सीधा नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे कि किसने किया था? नाम लेके बोलिए ना। अगर लगता है कि राहुल गांधी कुछ गलत बोला है तो उसका भी नाम लेके बोलिए। वो नाम लेने में कतर रहे हैं क्योंकि नाम नहीं बोलना चाहते। तो मैं कहता हूं ये आप पहले दिन ऐसे लगेगा, अभी थोड़ा माहौल ठंडा करने के लिए लग रहा है, ताकि विरोधी दल अभी इतना एक्साइटेड है, इतना इग्नाइटेड है, इतना उज्जीवित है कि थोड़ा उनका बाकी जगह पे चलाना, जो दुकान चलाना मुश्किल ना हो जाए। इसके कारण शायद इस तरफ से बयान देके एक पैसिफाई करने का कोशिश कर रहा है।
मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई पैसिफिकेशन का जरूरत नहीं है। जो देश में जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, संविधान बनाम गैर संविधान का जो लड़ाई था, वो लड़ाई जारी रखना चाहिए। इसमें आरएसएस बिल्कुल। मोहन भागवत क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इसमें मुझे ज्यादा इसमें दिलचस्प है नहीं। गौतम जी, आपकी टिप्पणी के बाद फिर हम इसको आज समाप्त करने वाले हैं। आपका भी तो है वो नेट आते जाते रहता है, उम्मीद करता हूँ कि इस बार थोड़ा टिका रहेगा आपकी टिप्पणी। उसके बाद फिर मैं कोशिश किया, कुछ टेक्निकली कुछ कोशिश किया, अभी देखते लोकेशन हैं। लोकेशन चेंज किया आपने आपने घर के बात अंदर बात लोकेशन यह चेंज है किया। कि लोकेशन भी चेंज किया है, और फिर भी नहीं चल रहा था। वाईफाई का प्रॉब्लम कुछ है, अभी भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो जो भी है, तो मैं अभी जो बोल रहा था कि देखिए, ये आरएसएस हो, बीजेपी हो, ऐसे एक पार्टी और दल है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता के लिए यही एक पार्टी है जो अपना आइडियोलॉजी को मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर सकते है ना। वाजपेयी जी 6 साल जो चलाया, मॉरिटोरियम डिक्लेयर किया अपना आइडियोलॉजी। नरेंद्र मोदी ने बहुमत दिया, इसीलिए आसानी से वो राम मंदिर भी बना दिया। भी अधूरा हो जो भी हो, बना तो दिया है। दूसरे है, उन्होंने हाँ कश्मीर से 370 भी हटे दिया। जो आरएसएस शुरू से, आरएसएस के जो अगला साल 100 साल पूरा होने जा रहा है, उसका 2 लक्ष्य जी। तो पूरा हो गया है। तो इसलिए कहाँ गड़बड़ है, क्या चाहते हैं कि बाकी तीसरा जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने के लिए सर्वसम्मति होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर मॉनिटोरियम डिक्लेयर। उनका जो शाखा संगठन है, उस जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है हाइड्राइड, रावण का 10 मुख की तरह। कौन से मुख में क्या आएगा पता नहीं। एक मुख कहेगा तो दूसरा मुख उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तीसरा मुख उसमें सहमत हो जाएगा, चौथा मुख दूसरा कुछ कहेगा। तो ये डिफिकल्ट टाइप ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें मुझे 2 दिन पहले तो चुनाव के बाद मुसलमान मोहल्ला में तो हमला हो चुका है। उसका तो भाषण मैं उम्मीद करता था कि मोहन भागवत जी कम से कम करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है वो निंदनीय हुआ है। उनका मुझसे तो ये निंदा आया नहीं है। वो जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है लोगों को भड़काने के लिए कर रहा है, एक मोहग्रस्त करने के लिए कर रहा है। लेकिन इस बार इस टाइप का सिचुएशन नहीं है। मैं वो लगता हूँ को समझ गया है कि जनता इसको, आइडियोलॉजी को पसंद, कुछ जगह पे कामयाब हुआ है। पूरा देश में तो निश्चित तौर पे अभी भी इसका पकड़ है, जड़ है, सच बात है। लेकिन जनता ने फिर भी इसको जवाब एक दिया है। आरएसएस सुधर जाएगा, चेंज करेगा, डायनामिक्स अलग होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। वो उल्टा सीधा समझाने के लिए, कुछ लोगों को भड़काने के लिए, कुछ लोगों को विमोहित करने के लिए, कुछ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये कह जाएंगे। लेकिन इसका जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य में 1925 से ये अटल है। 2025 100 साल पूरा हो रहा है, इसमें भी अटल रहे। तो मैं नहीं भाबता हूँ ये एक तरीका है किस तरह से लोगों को फिर से, अब लोगों को, कुछ लोग तो बोलना शुरू करेंगे ना भाई भागवत जी तो सही कहा। भागवत जी से मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, चुनाव के बाद जो हमला हुआ उसका वो निंदा करते हैं कि नहीं? वो नहीं तो आदेश देते हैं कि नहीं? भविष्य हिंदू परिषद, बाकी जो संगठन है, वो कोई मोहल्ला में जाके हिंदू सेना जो हमला ना करे, जो बीफ के नाम पे लोगों को पिटाई कर रहा है, मांस खाने के लिए पिटाई कर रहा है, इसके ऊपर निंदा करके बयान दे, तो तब मैं मानूंगा कि आरएसएस सुधार रहा है। आरएसएस सुधारने वाला नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, लेपर्ड कैनॉट चेंज हिज स्पॉट्स। वो आप जितना भी करो, उसका स्पॉट चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली कम, भले ही आइडियोलॉजी के साथ हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहुमत लोग सहमत है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये आइडियोलॉजी चेंज करने का, आइडियोलॉजी टैक्टिकल रीजन में कुछ देर तक पीछे हट सकता है। वो भी तो शायद वो लेनिन का सहारा ले रहा है, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। तो अभी वो लेनिन का हिसाब से 2 स्टेप बैकवर्ड जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी इससे कुछ, बहुत कुछ बीजेपी का अंदर अलग कुछ हो सकता है खेल, वो मुझे अभी पता नहीं है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान 29 सीट दिया है, देश में सबसे ज्यादा वोटों का मार्जिन से जीता है। अगर लोकप्रियता का हिसाब है तो मोदी से तो शिवराज सिंह चौहान ज्यादा लोकप्रिय है। तो बीजेपी को, आरएसएस को तो बोलना चाहिए ना कौन लोकप्रिय है कौन लोकप्रिय नहीं है, तो इसके कारण वो बिल्कुल, डूबे ये हैं। भी तो ये ये भी तो बोलना चाहिए था कि भाई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में नेता तय किया जाए, नेता चुना जाए। ये सब तो हाँ, कुछ हुआ नहीं है, ये भी नहीं, तो यही तो देखना पहली बार हुआ देश में कि पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग में कोई नेता नहीं चुना गया। पहले 10 लोग इकट्ठा होकर एक नेता चुन लिया।
उसके बाद एनडीए का मीटिंग होकर नेता चल गया, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का मीटिंग नहीं हो रहा है। जो परंपरा हम 40 साल से देखा है, जिस तरह से वाजपेयी भी जैसे इलेक्ट हुआ, मोदी जी खुद इलेक्ट हुए हैं 14 और 19 में, पार्लियामेंट में बहुत ड्रामेटिक भाषण भी दिया था, है ना, पार्लियामेंट को प्रणाम करती है, जिस पार्लियामेंट एक दिन के लिए सवाल जवाब के लिए नहीं। मेरा तो डर है पहला दिन वो संविधान का नमन करके जो आया है, वो संविधान का क्या हाल होगा, वो तो देखना है बाद में। पहली बार सही तो कह रहे हैं, इसलिए पहली बार पार्लियामेंट का नमन किए तो पार्लियामेंट का ये हाल हो गया। वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आपने जो कहा, एक बात छोटी सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, हम लोग सब पार्लियामेंट 30-40 साल तक कवर किया है, हम लोगों को पार्लियामेंट से घुसने नहीं देते है, निकाला गया क्योंकि हम जा नहीं पाए। वो अगर वापस कर देते हैं मोहन भागवत, तो देंगे कि वो मीडिया फ्रीडम में भी विश्वास करते हैं।